कुछ खट्टे हैं कुछ मीठे हैं कुछ कड़वे कुछ फीके, सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। कुछ खट्टे हैं कुछ मीठे हैं कुछ कड़वे कुछ फीके, सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं। कुछ खट्टे हैं कुछ मीठे हैं कुछ कड़वे कुछ फीके, सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। कुछ खट्टे हैं कुछ मीठे हैं कुछ कड़वे कुछ फीके, सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। कहीं पे ड्रामा कहीं इमोशन कहीं पे एक्शन भारी, कहीं पे ड्रामा कहीं इमोशन कहीं पे एक्शन भारी, संचालक से चोंच लड़ाती शक्लें प्यारी प्यारी। कॉमेडी की हा हा ही कॉमेडी की हा हा ही व्यंग बाण भी तीखे, सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। कुछ खट्टे हैं कुछ मीठे हैं कुछ कड़वे कुछ फीके, सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। कभी तालियां कभी गालियां आह वाह मत वाली, कभी तालियां कभी गालियां आह वाह मत वाली, श्रोताओं की भीड़ कभी तो कभी है तंबू खाली। 56 भोग कभी मिलते हैं 56 भोग कभी मिलते हैं कभी बेर शबरी के, सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। कुछ खट्टे हैं कुछ मीठे हैं कुछ कड़वे कुछ फीके, सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। इन किस्सों में छिपे हुए हैं अनुभव के भंडारे, इन किस्सों में छिपे हुए हैं अनुभव के भंडारे, पढ़े सुने सीखे जो वो मंचों पे बाजी मारे। और जलाए अपने घर में और जलाए अपने घर में दिए वो देसी घी के, सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। कुछ खट्टे हैं कुछ मीठे हैं कुछ कड़वे कुछ फीके, सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के, सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। नमस्कार मित्रों, मैं ओम प्रकाश कल्याणे एक बार पुनः आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ हमारे इस कार्यक्रम किस्से कवि सम्मेलनों के का चौथा एपिसोड लेके। जी हाँ साथियों, आप सभी ने हमारे 3 एपिसोड्स को बहुत पसंद किया है और बहुत सारे श्रोताओं की प्रतिक्रिया हमें मिली है। उन लोगों को भी काफी पसंद आ रहा है ये कार्यक्रम और आप सभी का सहयोग इसी प्रकार बना रहे। और हम आपसे ये निवेदन भी करते हैं कि इन किस्सों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये कीर्ति जी के फेसबुक पेज पर, उनके यूट्यूब चैनल पर और हमारे प्रेरणा दर्पण के फेसबुक पेज पर उपलब्ध है। इनको जितना ज्यादा शेयर करेंगे तो ये किस्से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे और सभी लोग इन किस्सों का मजा भी उठा पाएंगे और इनसे बहुत कुछ सीख पाएंगे कवि सम्मेलनों के बारे में। तो साथियों, आज हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं हमारा चौथा एपिसोड लेकर। पहले 3 एपिसोड आप सभी ने सुने और बहुत ही उनका आनंद भी लिया। तो आज वो एक और नया किस्सा आपके लेकर आई है। देखते हैं आज ये किस्सा कौन सा है, कौन से कवि सम्मेलन का है, उनसे स्वयं से संबंधित है या किसी और कविगण से संबंधित है। तो मैं स्वागत करता हूं आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी का। अंतर्राष्ट्रीय कवित्री हैं, हमारे मंच की अध्यक्षा हैं और बहुत ही अच्छी मंच संचालिका भी हैं। डॉक्टर कीर्ति काले जी, आपका हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम में, आपके अपने ही कार्यक्रम में, बल्कि ऐसा कहा जाए तो ज्यादा ठीक है। तो आज कौन सा शानदार और रोचक किस्सा आप हमारे श्रोताओं दर्शकों के लिए लेके आई हैं? सबसे पहले तो मैं सभी को बहुत नमस्कार करती हूँ, सबको प्रणाम और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो किस्से मैं सुना रही हूँ, इसमें मैं अपने स्वयं के जीवन को खंगाल रही हूँ। इन इन दिनों में जब हम कहीं बाहर आ नहीं जा सकते, किसी से मिल नहीं सकते, तो अपने ही जीवन को के पार्श्व को देखें, हम अपने ही अतीत को देखें
और उसके बाद जो आनंद आता है उसका आनंद कुछ और ही होता है। तो ये सारे किस्से जो मैं आपको सुना रही हूँ वो मेरे जीवन पर ही आधारित है, मेरे जीवन में घटी हुई, विशेष रूप से कवि सम्मेलन ये जीवन में घटी हुई घटनाओं पर आधारित है, जिसको आप सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और कई लोग तो इन किस्सों में अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं, और यही इन किस्सों की सार्थकता भी है और सफलता भी है कि अगर कोई इन किस्सों में अपना जीवन देखे, हमारी कही हुई बातों से कुछ सीख ग्रहण करे, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैं 1988 से कवि सम्मेलनों में हूँ और आज तक कवि सम्मेलन करती रही हूँ। लगभग 3000 के करीब कवि सम्मेलन मैंने किए होंगे। इतने सारे कवि सम्मेलन तो याद रखना बहुत कठिन है, लेकिन उनमें से जो कवि सम्मेलन बहुत विशेष थे वो मुझे याद रह गए। और उन्हीं यादगार कवि सम्मेलनों की बहुत ही दिलचस्प घटनाओं पर आधारित मैं किस्से लेकर आपके सामने आई हूँ। आज का किस्सा है बारिश की टनाटन के साथ कविताओं की झमाझम। तो ये किस्सा है लगभग 1993-94 के आसपास। जी आपको जी, जानकारी होगी, काफी पिछले पुराना किस्सों में मैं आपको बताया कि मैं ग्वालियर में रहा करती थी और ग्वालियर से जी ही कवि सम्मेलनों में जाया करती थी। अब मेरे बाबा मेरे साथ जाते थे, और तभी का जी। ये किस्सा है जो मेरे मन मस्तिष्क पर इतना गहरे से अंकित हो गया है, जिसे मैं भूल नहीं सकती। और जो चीज तो ये भुलाई नहीं जा सकती उसमें कुछ ना कुछ विशेष होता ही है, इसको क्योंकि वो हमें याद रह जाता है उसकी वजह से। तो ये किस्सा कीर्ति काले जी का नहीं है, कीर्ति भागवत जी का है। जी बिल्कुल, ये कीर्ति भागवत का है, और कीर्ति भागवत ही कीर्ति काले बनी जो आपके सामने है। तो ये किस्सा है मऊरानीपुर का। मऊरानीपुर बुंदेलखंड का एक बहुत अच्छा नगर है, जो कस्बे से नगर में तब्दील तब उस समय हो रहा था। और जी। वहां की विशेषता ये है कि वहां पर टेरेलिन बना करती थी उस समय। टेरेलिन का जो अच्छा, कपड़ा है वो नया कपड़ा नया जो। प्रचलित हुआ था, और वहां जी बहुत बहुत संख्या में वहां पर वो टेरेलिन बनाने की मशीनें थी, सब कुछ था। अभी कुछ साल पहले दोबारा से वहां कई अंतराल के बाद जाना हुआ, तब वहां पर देखा कितनी अच्छी अच्छी चीजें और बनने लगी हैं। तो ऐसे ही मऊरानीपुर में मेला जल विहार का कवि सम्मेलन वो था। और मेला जल विहार जी का कवि सम्मेलन अभी भी होता है, जो सावन के महीने में होता है। वहाँ बहुत बड़ा जी अच्छा मेला लगता है, और उस मेले में कवि सम्मेलन होता है। वहाँ की नगर पालिका कवि सम्मेलन कराती है। बुंदेलखंड जी एक बहुत ही सांस्कृतिक सामाजिक धरती है, और वहां के तो मुझे लगता है वहां अगर आप कभी गए होंगे तो वहां आपको धरती पर पांव रखते ही एक अलग एहसास होगा। ये शूरवीरों की धरती है, ये साहित्य की धरती है, ये संस्कृति की धरती है। वो पूरा बुंदेलखंड आप समझ लीजिए चित्रकूट तक जाता है। चित्रकूट में तो भगवान राम जी रहे हैं। जी वहां इतना जी इतना बड़ा उनका आश्रम था चित्रकूट में, उसकी भी एक अलग धमक है उस पूरी पूरी मिट्टी की। पन्ना, जी छतरपुर, मऊरानीपुर, चरखारी, महोबा, और एक दो जगह और है जहां पर मैं हमेशा जाती रही हूँ। बहुत गई हूँ बुंदेलखंड में। और बुंदेलखंड के आपको पता होगा कि महाराजा छत्रसाल ने कवि महाकवि जी भूषण की पालकी को कंधा दिया था। तो वो धरती कैसी जी रही होगी, और आज भी है। लोगों में इतनी इतनी कविता के प्रति इतना प्रेम है आज भी, अटूट प्रेम। और कवि सम्मेलनों को जी जान से चाहने वाले लोग उस पूरे बुंदेलखंड की धरती पर हैं। एक जी जरा जरा सी बात पर मारने मरने की बात भी करने वाले हैं, क्योंकि वो शूरवीरों की धरती है, आला उदल की धरती है। लेकिन कविताओं जी से इतना प्रेम करती है वो जनता। तो मेला जल विहार में लगभग 93 या 94 की बात ये है, जो कवि सम्मेलन की बात मैं आपको बता रही हूँ। कवि जी सम्मेलन का निमंत्रण मेरे पास आया, और बुंदेलखंड में छतरपुर, नौगांव, चरखारी, राठ, इन सब जगहों पर विशेष रूप से वहां के छतरपुर के एक बहुत बड़े कवि हैं श्री प्रकाश पटेरिया हृदयेश, जिनकी कई जी पुस्तकें जी जी। प्रकाशित हैं और बहुत ही समर्थ रचनाकार हैं। हाँ, वो उनसे कवि मिलने का सम्मेलन कराया सौभाग्य। करते थे। हाँ, उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था भोपाल में कार्यक्रम में। तो हमें भोपाल में आशीर्वाद मिला था उनसे। जी। तो वो पटेरिया जी बड़े बहुत समर्थ अच्छा था। रचनाकार हैं, तो वही संयोजन उस क्षेत्र के कवि सम्मेलन का कराते थे। लेकिन मऊरानीपुर का कार्यक्रम कराते थे श्री विजय व्यास, जिनके पिताजी भी जी बहुत अच्छे कवि थे, रचनाकार थे, साहित्यकार थे। और विजय व्यास जी भी बड़े सज्जन व्यक्ति, वो वहाँ कार्यक्रम कराते थे। उनके सहयोगी रहते थे
मुन्ना जी, जिनका नाम मुन्ना जी था। और वो उनका एड्रेस भी मुझे याद है, डमरू सिनेमा के सामने, झांसी। डमरू। हाँ, कोई डमरू डमरू सिनेमा था झांसी में, उसके सामने उनका घर होगा या ऑफिस होगा, जो भी कुछ होगा। मैं तो गई नहीं कभी वहां पर, लेकिन उनका एड्रेस जो चिट्ठी आती थी वो डमरू सिनेमा के जी सामने, मुन्ना जी, डमरू सिनेमा सिनेमा के सामने, झांसी, बस इतना पता उनका रहता था। तो वो उनके जी बिल्कुल अटूट सहयोगी थे। मौरानीपुर का निमंत्रण मेरे पास आया। देखिए, कवि सम्मेलन करना, जैसे पहले भी बताया, जितना बहुत मौज की विधा है ये। कवि भी अपनी मौज में रहते हैं और उसी मौज से कविताएं निकलती हैं। और कवि जी सम्मेलन करना जितना सरल, जितना सुघड़ दिखाई देता है, उतना सरल होता नहीं है। पहले भी मैंने नहीं, बताया कि कई सारी मुश्किलें इसमें आती हैं, लेकिन उन उन बिल्कुल। मुश्किलों में भी एक आनंद है। तभी तो हम लोग कवि सम्मेलन में जाते हैं। जी बेला जी जल जी विहार के कवि सम्मेलन का मेरे पास निमंत्रण आया। मैं अपने बाबा के साथ मऊरानीपुर पहुंची। मऊरानीपुर पहुंची, बहुत अच्छा मौसम था। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक से क्या हुआ कि एकदम से घटाएं घिरने लगी, बिजलियां कड़कने लगी, और जोर से मूसलाधार बारिश प्रारंभ हो गई। क्योंकि महीना भी वो सावन का था, तो अंदेशा तो रहता है कि बारिश होगी। लेकिन इतनी जी जोर की बारिश, इतनी बिजलियां, जैसे कि प्रलय हो जाने वाला है, इतनी जोर की बारिश वहां होने लगी। सारे पेड़ गिर गए, बहुत सारे पेड़ गिर गए सड़कों पे, बिजली के खंभे गिर गए, और बिल्कुल ऐसा लगने लगा जैसे प्रलय जैसा वातावरण वहां हो गया है। पानी भर गया जी पूरा, पूरे जगह, पूरे मऊरानीपुर में पानी भर गया। अब लोग तो आ नहीं सकते घरों से, निकल निकल कर कैसे आएंगे कवि सम्मेलन में। वहां आयोजन में उपस्थित थे श्री बदायूं से श्री उर्मिलेश शंखधर, बहुत बड़े कवि, बहुत बड़े कवि, और बहुत बड़े कवि के साथ बहुत अच्छे इंसान, बड़े समर्थ, बहुत ऊंचे, उनका कद काठी इतनी ऊंची थी, बिल्कुल गौर वर्ण, और हमेशा कविताओं में डूबे रहने वाले ऐसे डॉक्टर उर्मिलेश जी वहां पर थे। श्री सत्यनारायण सत्तन जी थे इंदौर से, जी अमरावती से जी किरण जोशी जी थे, और धनबाद से थे लाजपत राय विकट जी। और भी कवि रहे होंगे जिनके नाम मैं विस्मृत कर रही हूँ। कई सारे कवि थे, लगभग 10 के करीब कवि तो होंगे वहां पर। और जी वो लोग वहां पर आए हुए थे, एक से एक समर्थ रचनाकार। अब ये, मैं तो बिल्कुल नवोदित युवा कवित्री थी, लेकिन उस क्षेत्र में काफी मेरा जाना हुआ था उस समय, क्योंकि ग्वालियर से बहुत पास पड़ता था। तो वहां पर जी हम लोग इकट्ठे हुए, एकदम इतने कड़ाके की बिजली कड़की, और उसके बाद बारिश शुरू हो गई, मूसलाधार बारिश, पूरा जलमग्न हो गया मऊरानीपुर। कवि सम्मेलन करने की कोई संभावना वहां नजर नहीं आ रही थी। तो इन सारे बड़े कवियों ने मिलकर तय किया कि कोई अगली तिथि निर्धारित करते हैं, आज तो कवि सम्मेलन हो नहीं पाएगा। तो 10 दिन जी बाद की तिथि निर्धारित की, सब लोगों ने मिलकर इकट्ठे होकर कि कौन सी डेट किसकी खाली है, क्योंकि हर कोई व्यस्त रहने वाला कवि था। तो जो डेट सबकी खाली निकली कि इस दिन हम कर सकते हैं कवि सम्मेलन, वो तिथि निर्धारित की गई। और बाकी जब बारिश रुकी तो सब लोग अपने अपने घरों के लिए सबने प्रस्थान कर दिया। अब 10 दिन बाद मऊरानीपुर, मैं बाबा के साथ दोबारा से वहां पहुंची। बहुत अच्छा, वहां कोई बारिश का अंदेशा नहीं था, पूरा सारा मऊरानीपुर बिल्कुल अच्छा हो गया था। विजय व्यास जी ने हमारा बड़े अच्छी ढंग से स्वागत किया। साथ में डमरू सिनेमा के सामने रहने वाले मुन्ना जी ने भी बहुत ख्याल रखा, बहुत अच्छे से स्वागत किया। उर्मिलेश जी भी आए हुए थे, उनके साथ में सुश्री ममता शर्मा जी आई हुई थी, सत्यनारायण सत्तन जी थे, लाजपत राय विकट जी थे, किरण जोशी जी थे, और भी अन्य सारे कविगण। हमें अब ये तो याद नहीं कहाँ ठहराया गया था, लेकिन मऊरानीपुर के हिसाब से अच्छी जगह ही ठहराया था। सब लोगों ने बड़ी आवभगत की, बहुत अच्छे से, कविताएं तो वहां सुनते ही थे। और मेरा भी तब तक थोड़ा बहुत नाम हो रहा था, तो लोग मुझे जानने लगे थे। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को तो नवोदित ही मानती थी, और अभी भी ऐसे ही मानती हूँ कि मैं कुछ सीख रही हूँ। वहां पहुंचने के बाद, अब जैसे शाम को 8 बजे से कार्यक्रम का समय था, लेकिन 8 बजे तो कहाँ शुरू होते हैं मेले के कार्यक्रम। जहां उन्होंने ठहराया था, आवास व्यवस्था थी, वहां से हम लोग निकले। वहां से निकलने के बाद जैसे ही तैयार हुए और गाड़ी में बैठे निकलने के लिए, फिर अचानक से बिजलियां कड़कने लगी जोर जोर से, और थोड़ी देर बाद, 5-10 मिनट बाद, तो फिर से मूसलाधार बारिश प्रारंभ हो गई। अब सबने कहा अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, बिल्कुल पेच फंस गया, करें तो क्या करें। पिछला भी कवि सम्मेलन निरस्त तो नहीं हुआ था, स्थगित हुआ था। पहले का कवि जी सम्मेलन स्थगित हो गया था, अब दोबारा से स्थगित नहीं कर सकते थे, क्योंकि मेले का समय तो उतना ही था। शायद 15 दिन का मेला लगता है या महीने भर का लगता होगा।
उसके बाद तो नहीं कर सकते थे, बार बार से जाए बार बार से आए। तो ये निर्धारित ये हुआ था पहले जब निरस्त हुआ कवि सम्मेलन, स्थगित जी। हुआ, तो ये निर्धारित हुआ था कि कवियों को 1.5 गुना मानदेय दिया जाएगा। पहला तो जितना मानदेय अच्छा। तय है उतना ही, और उसका आधा मानदेय, और क्योंकि आधा और। सारे कवि तो आ ही गए हैं। तो जी। ये पूरा सिस्टम पहले से बना हुआ है कि अगर कोई कार्यक्रम स्थगित हो जाता है कवियों के वहां अच्छा। पहुंचने के बाद, अगर कवि लोग वहां पहुंच जाते हैं और कोई ऐसी कोई घटना हो जाती है और कवि सम्मेलन को स्थगित करना पड़ता है, तो कवियों को दोबारा से वो कवि सम्मेलन आयोजित होगा तो वो कवियों को लगभग 1.5 गुना मानदेय दिया जाएगा। आधा मानदेय उस समय अच्छा। जिस समय कवि आए हैं, और दोबारा से आएंगे तब उनको पूरा मानदेय दिया जाएगा। तो पूरा ये मानदेय। सिस्टम है मतलब कवि सम्मेलन में, और इसको इसको जी। मानते हैं सब लोग। तो ये कवि जी। सम्मेलन के कुछ नियम कायदे बने हुए हैं, उस तरह से कवियों का भी कोई नुकसान कोई करता नहीं है। ये तो ऐसे ही जब एकदम से अनरिटन, अचानक से अलिखित विधान है, अनरिटन लॉज। हाँ, अनरिटन लॉज है वो, एक दूसरे की समझदारी पर चलता है वो काम। जी। तो फिर दोबारा से जब हम चलने के लिए तैयार हुए मेला जल विहार के लिए, तो वास्तव में वो जल विहार ही हो गया। इतनी प्रलय जैसा वातावरण वहां उपस्थित हो गया, पूरा मौरानीपुर दोबारा से फिर पेड़ गिर गए, खंबे टूट गए, सड़क का यातायात पूरा बंद हो गया। अब लेकिन हम लोग तो निकल चुके थे अपने होटल में से, तो हम लोग मंच के वहां तक पहुंचे, और पीछे वो वाटर प्रूफ एक वो लगा हुआ था टेंट, वहां जाकर बैठे। उनका टेंट भी वाटर प्रूफ ही था, लेकिन फिर भी उसमें से पानी जी। टपक रहा था, इतनी जोरदार बारिश थी, पूरा मंच गीला हो गया। और जहां पर श्रोताओं के बैठने की व्यवस्था थी, तब कुर्सियां वुर्सियां नहीं हुआ करती थी, ना मंच पे कुर्सियां होती थी और न श्रोताओं के लिए जी। कुर्सियां होती थी। नीचे बैठते थे श्रोता भी धरती माता की गोद में, और धरती माता की गोद में बैठकर धरती पुत्रों की कविताएं सुनते थे। तो लेकिन वहां सब गीला हो गया, अब क्या करें, कवि सम्मेलन नहीं हो सकता, लेकिन दोबारा से इसे स्थगित भी नहीं कर सकते थे, ये भी बड़ा गलत हो जाता। तो बहुत देर तक राह जी। देखते रहे। जहां हम बैठे थे वहां पर भी पानी बहुत टपकता रहा, हम लोग सब लोग लगभग आधे आधे तो गीले हो ही गए थे। अब जी। तब तक देखिए मुन्ना जी, डमरू सिनेमा के सामने रहने वाले जो मुन्ना जी थे उनका दिमाग चला, और उन्होंने डमरू अब बजाया। उनका पता ही ऐसा है कि मुझे अभी तक याद रहा, डमरू सिनेमा के सामने। अब डमरू सिनेमा के सामने वाले जो मुन्ना जी थे उनका दिमाग चला एकदम, उनका डमरू बज गया दिमाग का। और उन्होंने कहा कि कवि सम्मेलन हो सकता है, वो सब्जी मंडी है ना, वो सब्जी मंडी थोड़ी सी ऊंचाई पर है, वो बड़ा चबूतरा सा बना हुआ है, अगर बारिश रुक जाती है तो हम वहां कवि सम्मेलन कर सकते हैं, कुछ श्रोता तो आ ही जाएंगे। ये तय हो गया कि चलो अब यहाँ तो इस टेंट में कवि सम्मेलन होगा नहीं, तो तो सब्जी ये मंडी में दूसरी इंतजाम जगह, करते हैं। सब्जी मंडी वहां से पास में ही थी, उस स्थल से नहीं नहीं, सब्जी, सारी चीज। हाँ सब्जी मंडी मौरानीपुर में ही थी, कोई दूसरी जगह नहीं नहीं थी। तो वहाँ जी। सब्जी मंडी में वो जाकर देखा, तो सब्जी मंडी में ठीक ठाक वो थी, टीन शेड था ऊपर, पक्का जी। नहीं था, ऊपर टीन शेड था और सब्जी मंडी थी। तो वहां से वो सामान वामान हटवाया गया, कुछ व्यवस्था बनाई गई। तो और वहां जी। पर एक टेम्परेरी सा एक मंच बना दिया जहां पर कवि लोग बैठ सकते हैं। माइक वाइक जी। लाइट वाइट की व्यवस्था घंटे 2 घंटे में उन्होंने कर दी, और उसके बाद अनाउंसमेंट शुरू कर दिया कि कवि सम्मेलन सब्जी मंडी में होने वाला है। सब्जी अच्छा। मंडी में कवि सम्मेलन होगा। अब वहां के श्रोताओं की देखिए क्या काव्य पिपासा है कि निकल निकल कर घरों से श्रोता आ गए पूरे सब्जी मंडी में। साल में एक जी। मेला जल विहार का कवि सम्मेलन होता था, तो लोगों में बड़ी उसको सुनने का चाव रहता था। बुजुर्ग बुजुर्ग लोग भी आते थे, खूब आगे आगे, साहित्यकार वर्ग भी आगे आकर बैठता था। तो बड़ा जी। मर्यादित कवि सम्मेलन हुआ करता था, एक अलग ही फिजा थी उस कवि सम्मेलन की। और ये ध्यान रखा जाता था कि किसी की भी भावनाओं को ठेस न पहुंचे, कोई आहत न हो। कोई बुजुर्गवार जी। बैठा हुआ है तो कोई ऐसी गलत टिप्पणियां कोई कवि लोग करते नहीं थे, आजकल कुछ कवि लोग कर देते हैं। कवित्रियां भी बड़ी जी। संयमित होकर अपना काव्य पाठ करती थी। अब क्या हुआ जी। कि सब्जी मंडी में कवि सम्मेलन होने वाला है। सब्जी मंडी में अनाउंसमेंट कराया गया, सब्जी मंडी में हम लोग पहुंचे, उसके पहले ही पूरा सब्जी मंडी पैक, श्रोता बिल्कुल भरे हुए अच्छा। सब्जी मंडी में, जैसे सब्जियां भरी होती है सब्जी मंडी में, वैसे सब्जी, वैसे श्रोता एकदम पैक बैठे हुए थे। नीचे तो फर्श वर्श ही बिछाया था उन्होंने, उस पर बैठे थे खूब आराम से, मूंगफलियां लेकर बैठे थे, मूंगफली भी जी। खाते रहेंगे, कविताएं भी सुनते रहेंगे। सब लोग, हम लोग मंच पर बैठ गए। उसके बाद संचालन कर रहे थे डॉक्टर उर्मिलेश जी, और क्या गजब जी। संचालन करते थे डॉक्टर उर्मिलेश जी, क्या तो उनका व्यक्तित्व था और क्या संचालन था, क्या वाणी का ओज था उनका।
थे तो वो राजनीतिक व्यंग्य सुनाते थे मंचों पर, लेकिन उनकी विशेषता ये थी कि वो राजनीतिक कविताएं सुनाने से पहले कुछ दोहे, कुछ मुक्तक, कुछ जो जो नई लिखी हुई उनकी कविताएं, उनकी बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हैं, गजलें बहुत अच्छी लिखते थे। तो कुछ ना कुछ एक दो गजलें तो वो सुनाते ही सुनाते थे जो उन्होंने नई लिखी। उसके बाद फिर वो जी मंच का काव्य पाठ करते थे। बड़े विद्वान व्यक्ति थे। उनके गुरु थे डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी जी। जी ब्रजेंद्र अवस्थी जी का संचालन और उसके बाद उर्मिलेश जी का संचालन, दोनों में अंतर ये था कि ब्रजेंद्र अवस्थी जी का संचालन थोड़ा साहित्यिक पुट लिए हुए था, अधिक साहित्यिक पुट लिए हुए था, और उर्मिलेश जी का संचालन में थोड़ा हास्य का पुट भी था, थोड़ी चुहलबाजी भी थी, थोड़ी साहित्यिकता भी थी। तो सब तरह का, क्योंकि पीढ़ी का अंतर था तो उतना जी अंतर जी तो आना ही आना था। उस बिल्कुल। पीढ़ी के अंतर की वजह से वो अंतर बिल्कुल आना लाजमी है। तो उन्होंने अपना संचालन का माइक संभाला और बोलना प्रारंभ किया, जी और क्या श्रोताओं ने सुना है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कवियों को वहां पर सुना गया। लेकिन जैसे ही मैं बताऊं, जैसे ही संचालन का माइक उर्मिलेश जी ने संभाला, टीन पर टपर 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 फिर बारिश आनी शुरू फिर हो से गई। बारिश। दोबारा से, तभी तो मैंने इसका शीर्षक दिया है झमाझम बारिश के साथ, टनाटन बारिश के साथ झमाझम कविताएं। तो फिर हाँ बारिश शुरू हो गई, और टीन के ऊपर तो किस तरह से बजती है वो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें से टपर बिल्कुल टपर बिल्कुल टपर बिल्कुल। टपर बज रही थी। तो जी एक संगीत वो बज रहा था और एक हमारा बज रहा था यहाँ पर, लेकिन ये लग रहा था कि कहीं माइक बंद न हो जाए। माइक चलता रहे तब तक तो कविताएं चलती रहेंगी, माइक बंद हो गया तो जी वैसे बुलंद आवाज थी सारे कवियों की, वैसे भी सुना सकते थे, लेकिन ये स्थिति ये हो गई कि अंदर से कोई बाहर न जा सके और बाहर से कोई अंदर न आ सके। जो एक बार अंदर टीन शेड में आकर बैठ गए श्रोता, वो घर वापस नहीं जा सकते, और घर से निकलकर कोई श्रोता वहां तक नहीं आ सकते। तो ये एक तरह की जुगलबंदी शुरू हो गई। कुंवर बेचैन जी का एक शेर है ना कि दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, यार के हम साथ। गर्दनों के साथ हैं वो आरियों के वो साथ। आरियों के साथ, वाह वाह, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, ऐसा ही माहौल पूरा बन गया। उर्मिलेश जी ने एक विशेष उनकी स्टाइल थी, उस स्टाइल में कवि सम्मेलन प्रारंभ किया। वो पहले ऐसा सुनाते थे कि कवि सम्मेलन प्रारंभ करने से पूर्व सरस्वती माता को प्रणाम करता हूं हाँ मैं बोलते थे वो, मैं नहीं, मैं, मैं। कि कवि सम्मेलन प्रारंभ करने से पूर्व सरस्वती माता को प्रणाम करता हूं मैं, और फिर मंच पर बैठे सभी कवियों को अपना नमन अविराम करता हूं मैं। हाँ हूँ मैं। संचालन करने का मुझको जो काम मिला, पूरी चेतना से वह काम करता हम हूं करता मैं। हूँ मैं। होके निर्विकार सारे कवि जनों की पुकार, आप सारे श्रोताओं के नाम करता हूं मैं। करता हूँ मैं। लोगों ने वाह वाह तालियां वाह। बजाई। उसके बाद घनाक्षरी उन्होंने दूसरा छंद, हाँ घनाक्षरी है, फिर उन्होंने दूसरा, ये उनका सेट था, वो ऐसे सुनाते थे। फिर उन्होंने दूसरा जी प्रारंभ किया कि आज मंच पर कोई छवि राम डाकू है तो कोई डाकू मल्लखान सिंह जैसा टंच है, कोई कंच, फूलन वाह। देवी की शक्ल लिए बैठी यहाँ, कोई डाकू घनश्याम जैसा का लिए प्रपंच है, कोई मुस्तकीन और कोई महावीरा बना, हर कोई अपनी जगह का सरपंच है। माने अरे या वाह न वाह। माने आप, मुझको तो लगता है आज का ये मंच पूरा डाकुओं का डाकू मंच का है। मंच है, वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और मिले, फिर बहुत आगे शानदार। उन्होंने सुनाया, पूरी श्रृंखला थी उनकी, वहीं से कार्यक्रम प्रारंभ करते थे अपने संचालन का। फिर सुनाया जी उन्होंने, जी। डाकू और कवि में न कुछ भेद कुछ होता मित्रों, डाकू हाँ और कवि में न भेद कुछ होता मित्रों, दोनों रात भर जागते हैं नहीं सोते हैं, हाँ डाकू हाँ घोड़े पे सवार होकर निकलते हैं, कवियों को कविताओं के तुरंग ढोते हैं, क्या डाकू बात है, धन क्या बात। लूटने का सपना संजोते हैं तो कवि मन लूटने का हाँ हाँ सपना हाँ। संजोते हैं, और वाह डाकुओं वाह पे वाह। गोली होती कवियों पे बोली होती, बोली डाकू होती। और कवि सब एक जैसे होते हैं। हाँ जी, वाह वाह वाह, ये बहुत उन्होंने बढ़िया बहुत घनाक्षरी बढ़िया। छंद सुनाकर मजा आ गया। प्रारंभ किया। जैसे ही संचालन, एक मूड बन गया श्रोताओं का, एक फिजा बन गई पूरी कवि सम्मेलन की। उसके बाद ममता शर्मा जी ने, जो आगरा से आया करती थी
और लगभग उनके साथ में कवि सम्मेलन करती थी वो। उनके द्वारा सरस्वती वंदना प्रारंभ हुई। सरस्वती वंदना जी के बाद किसी एक आध स्थानीय रचनाकार ने अपनी कविता सुनाई, और उर्मिलेश जी ने फिर मुझे आग्रह किया कि मैं सुनाऊं। तो मैंने जी सुनाया वहां पर, क्योंकि मैं कई बार जा चुकी थी, कई रचनाएं वहां सुना चुकी थी पहले भी। तो मैंने भी अपनी कुछ कविताएं सुनाई। मुझे लगता है शायद मैंने लड़कियों की जिंदगी पर गजल सुनाई थी, गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी। तब ये गजल मेरी बहुत पॉपुलर थी। गर्म जी तपती जी। दोपहर है लड़कियों की जिंदगी, एक पथरीली डगर है लड़कियों की जगह है जिंदगी, लड़कियों की। हर घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे, वो चमकता कांच घर है लड़कियों की घर है जिंदगी। लड़कियों और की। चाहे हो बिल्कुल। अग्नि परीक्षा या हो चौसर की बिसात, हर सदी में दांव पर है लड़कियों दाव की पर है जिंदगी। लड़कियों की। ये बहुत अच्छी गजल है आपकी, ये बहुत गजल अच्छी। लोग बहुत पसंद करते थे, और अगर मैं ना सुनाऊं तो इसे सुनाने के लिए कहते ही कहते थे। तो ये गजल तो जी मुझे जी। ध्यान है कि मैंने सुनाई थी। और दो गीत मुझे और याद हैं कि बोराया हिरनीला मन फिरता है जंगल जंगल, सूखे में खोज रहा हरियाली घास, कजरारे बादल से मांगता उजास, पगले को बालू में दिखता है जल, फिरता है जंगल जंगल। और एक गीत शायद मैंने और सुनाया था कि उड़ चला है दिन लगाए धूप वाले पर, याद फिर बुनने लगी है मखमली लगे स्वेटर। स्वेटर। हाँ बिल्कुल। एक तो ये स्वेटर वाला गीत, और एक ये लड़कियों की जिंदगी, ये दो गीत मेरे वहां बहुत पसंद किए जाते थे पूरे बुंदेलखंड में। ये और इन आपके बहुत दोनों गीत पुराने। हाँ, जी। बहुत ये रचनाएं पुराने बहुत हैं। पुरानी है, लेकिन तो अभी भी पसंद की जाती हैं। हाँ, अभी भी पसंद की जाती हैं और अभी भी लोग सुनते हैं। उसके बाद ममता शर्मा तो पैरोडियां सुनाती थी, फिल्मी गानों पर जी पैरोडियां, अभी भी फिल्मी गीतों पर पैरोडियां यदा कदा सुनाती हैं। उन्होंने सुनाया था उस दिन, जी। उस समय उनकी एक पैरोडी बड़ी मशहूर थी। बच्चे नो ही अच्छे, ये बच्चे लालू जी की छवि के प्रतीक हैं सच्चे, बच्चे नो ही अच्छे। तो ये पैरोडी ममता शर्मा जी ने सुनाई थी। लाजपत राय विकट जी धनबाद के कवि, बड़े बहुत चलते थे उस समय, खूब बुलाए जाते थे, बहुत बुलाए जाते थे, बड़ी डिमांड थी उनकी, लाजपत राय जी विकट जी की। उन्होंने भी उस टनाटन 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 जो बूंदे बरस रही थी, पूरे रात भर बरसात होती रही, और रात भर वो जी बरसात भी होती रही और साथ में कवियों की कविताएं भी चलती रही। देखिए परिस्थितियां कैसी कैसी हो जाती हैं, लेकिन उसमें भी जी उन परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त करनी होती है। अगर कोई और कवि जी। होते तो कह सकते थे कि ऐसे ऐसे वातावरण में तो हम नहीं सुना सकते, हमारी हम आवाज नहीं ही कर नहीं पाए। पहुंच रही लोगों तक, हमारी आवाज ही नहीं बिल्कुल पहुंच रही लोगों तक, और लोग कहीं क्या करेंगे हम ऐसे सुनाकर, हम तो जा रहे हैं। लेकिन नहीं, ऐसे में बिल्कुल। ऐसा होता नहीं है। जो बिल्कुल डटे हुए कवि होते हैं, मंझे हुए कवि होते हैं, वो हर परिस्थिति में आप सामना करते हैं और जो आयोजक है उसका साथ देते हैं। श्रोता हैं जो इतने प्यास लिए बैठे हैं, पूरी बारिश में भी प्यास लिए बैठे हैं कविताओं की, तो उन्हें तो जी हमें जी। संतुष्ट करना ही करना है। और एक बार कार्यक्रम वैसे ही स्थगित हो चुका था, तो लाजपत राय विकट जी ने अपनी वीर रस की कविताएं सुनाई। धनबाद की धरती जी से चलते थे वो, कितना दूर है धनबाद और मऊरानीपुर, बहुत लंबा सफर करके आना पड़ता था, लेकिन बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपनी वीर रस की कविताएं सुनाई। उस समय राम जन्मभूमि का बड़ा माहौल था, हिंदुओं के पक्ष में उन्होंने बड़ी कविताएं सुनाई। और शायद वो धरती तो वीर रस की धरती, तो वीर रस की कविताएं तो ऐसी सुनी जाती थी वहां की, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। सिर पे उठा लेते थे लोग। फिर सत्यनारायण सत्तन जी जैसे वरिष्ठ रचनाकार वहां पर थे, और सत्यनारायण सत्तन जी ऐसे हरफन मौला कवि हैं जो जैसी परिस्थिति हो वैसी परिस्थिति में वैसी रचनाएं वो सुना देते हैं। वो बिल्कुल मतलब बोलचाल की भाषा की, आम बोलचाल की भाषा की कविताएं भी सुना देते हैं, और साथ में बड़ी साहित्यिक कविताएं भी सुना देते हैं। तो वो एक डेढ़ घंटा 2 घंटे तो अकेले खूब आराम से सुना सकते हैं। बीच बीच में जी ऐसी ऐसी चुटकियां काट लेंगे श्रोताओं की और एकदम से साहित्यिक वातावरण कर देंगे। ये उनका कमाल है सत्यनारायण सत्तन जी का। संचालन भी बड़ा गजब का करते हैं, इंदौर से आते हैं। उसके पहले जी। किरण जोशी जी ने सुनाया। किरण जोशी जी अमरावती के किरण जोशी जी, और उनकी छोटी छोटी कविताएं बड़ी बहुत ही प्यारी थी और उन दिनों बुंदेलखंड में बहुत पसंद की जाती थी। और किरण जोशी जी के साथ भी मैंने बहुत कार्यक्रम किए उन दिनों। किरण जोशी एक बहुत ही समर्थ और मौलिक रचनाकार, हास्य व्यंग्य की बहुत अच्छी कविताएं उन्होंने सुनाई। जी सत्यनारायण सत्तन जी ने जो सुनाया वो तो गजब का था। उन्होंने भगत सिंह की फांसी पर एक कविता सुनाई थी, और वो इतनी रोमांचकारी कविता थी, पूरा एक दृश्य खिंच जाता था कि जब भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी के लिए ले जा रहे थे, और उनको जिस दिन निर्धारित था उस दिन से पहले पहले उनको फांसी दे दी गई थी, तो किस तरह से उनकी मनस्थिति थी,
किस तरह से एक वो उनसे मिलने के लिए आई थी, उनकी घर में काम करने वाली अछूत जो जमादारिनी जिसको कहा जाता है, वो मिलने उनसे उनके लिए आई थी, और जिस तरह के संवाद उन दोनों के हुए, बेबे कहकर उन्होंने संबोधित किया उसे। पूरी रचना उनकी बड़ी ही बहुत ही मार्मिक रचना, और वीर रस से ओतप्रोत और मार्मिक। तो उस रचना से उस कवि सम्मेलन का अंत हुआ, और वो कवि जी। सम्मेलन फिर अगले साल तक के लिए अगले साल तक के लिए वो स्थगित कर दिया गया। स्थगित नहीं कर दिया, मेरे मुंह से हमेशा स्थगित ही निकल रहा है, क्योंकि वो दो बार स्थगित हो गया कार्यक्रम। अगले अगले साल के लिए दोबारा से घोषणा हुई कि अगले साल फिर मेला जल विहार में कवि सम्मेलन आयोजित होगा। तो इस तरह से कवि कवि सम्मेलन के तरह तरह के विभिन्न विभिन्न परिस्थितियां हैं, और उन परिस्थितियों में से पूरा कार्यक्रम पार करना होता है। और बड़े मन से बहुत आनंद आया इस कार्यक्रम को करने के बाद। डमरू सिनेमा सिनेमा के सामने रहने वाले हमारे मुन्ना जी मुझे अभी भी याद आते हैं। बिल्कुल। और विजय व्यास जी बड़े सम्मानित, उसके बहुत सालों से तो उनसे मिलना नहीं हुआ, लेकिन मुझे उनकी याद बड़ी आती है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उनसे फोन पर बात की थी, उनकी हालचाल पूछे थे। तो ये संबंध जो होते हैं वो केवल एक आयोजक और कवि या कवित्री के संबंध नहीं होते। इतने इतने सालों तक अगर हम किसी की खोज खबर लेते रहें, किसी से पूछताछ करते रहें, बिना किसी कवि सम्मेलन की अपेक्षा के हम जिससे बात करते हैं, तो उसके संबंध, उसकी यादें बहुत पुरानी और बड़ी गहरी होती हैं। तो इस तरह से जुनून की हद तक कवि सम्मेलन को चाहने वाले जहाँ श्रोता होते हैं, उन्हीं श्रोताओं के बलबूते पर ओम प्रकाश जी कवि सम्मेलन का महल खड़ा है। तो ऐसी बारिश की टनाटन के बीच में कविताओं की झमाझम उस दिन हुई, जो आज तक मुझे याद है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शानदार किस्सा आज का रहा, और इससे एक बार फिर हमें ये बात सीखने को मिली कि बहुत विकट परिस्थितियां भी सामने आती हैं, लेकिन उनका किसी ना किसी तरह से सामना करना पड़ता है, क्योंकि कवि सम्मेलन सिर्फ कवियों से जुड़ी हुई चीज नहीं है। इसमें आयोजक, संयोजक और श्रोता सभी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो कई बार ऐसी स्थितियों में, जबकि अगर महानगर में आज की स्थिति है, तो बहुत सारे लोग मेरे ख्याल से उसमें शायद उस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए तैयार भी ना होते, लेकिन क्योंकि एक छोटे कस्बे में था, पूरी साल में एक बार वो कार्यक्रम इस तरह का आयोजित होता है, श्रोतागण कितने ज्यादा उसके लिए उत्सुकता थी उन लोगों में। तो इसको देखते हुए ऐसी परिस्थिति में, ऐसी विकट परिस्थिति में भी ये कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, और सिर्फ आयोजित नहीं किया गया बल्कि पूरे मन से सुनाया भी लोगों ने, सभी कवि कवित्रियों ने, और पूरे मन से श्रोताओं ने सुना भी, और पूरे मन से इंद्रदेव भी प्रसन्न होकर बारिश किए जा रहे थे। वाकई उन लोगों का जो कविता के प्रति प्रेम है, काव्य के प्रति जो प्रेम है, वो पूरा इस किस्से में दिखता है सभी की ओर से, चाहे वो आयोजक, संयोजक हो, श्रोता हो, और कवियों का भी। कवियों ने तो बहुत शानदार तरीके से सुनाया, ऐसे नहीं कि अनमने तरीके से ही सुना के जा रहे हैं यार, मौसम ऐसा हो रहा है, क्या सुना है। हाँ, बल्कि तो ऐसी परिस्थितियां कहीं आती है ना, तो दुगना जोश आ जाता है, दुगना उत्साह आ जाता है कि ये इस परिस्थिति के पार पाना है हमें, तो और ज्यादा उत्साह के साथ सुनाया जाता है। इस किस्से को हम यहीं विराम देते हैं। हम सभी ने आज फिर सीखा कि कैसी कैसी विकट परिस्थितियों में ये कवि सम्मेलन करते हैं। कोई आसान चीज नहीं है, हम जो बैठ के देखते हैं दूर से और बहुत आसान लगता है, लेकिन वो कुछ भी सरल नहीं है। लेखन में तो मेहनत चाहिए ही, लेकिन ऐसी परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। इतनी दूर दूर की यात्राओं में भी बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। जैसे कीर्ति जी ने बताया, जब इनके साथ इनके बाबा जी जाया करते थे, इनके पिताजी, तो समस्याएं इनके साथ ये भी थी कि हमेशा पिताजी को भी बेचारे को परेशानी उठानी पड़ती होगी इनके साथ जाके। तो अलग अलग स्थितियां सभी के साथ होती हैं, इतनी अलग अलग जगह पर है। कहीं ट्रेन नहीं पहुंचती तो ट्रेन से उतरकर फिर ये सभी कविगण कवित्री बसों से या फिर आगे गाड़ियां लेकर जाते हैं, और हर जगह एयरपोर्ट भी नहीं है, दूर दराज के कार्यक्रम स्थानों पर कार्यक्रम होते हैं। तो इस तरह की परिस्थितियां हमेशा सामने आती होंगी, लेकिन ये लोग बड़े जज्बे से, बड़ी मेहनत और हिम्मत से इन सभी का सामना करते हैं, क्योंकि श्रोतागण जो हिम्मत देते हैं, जो उनका प्रेम है कविता के प्रति, उस प्रेम की वजह से इन परिस्थितियों का भी सामना बड़े संयम से और बड़े प्रेम से ये लोग कर लेते हैं। तो ये मैं एक बार आप सभी के लिए, मंच के सभी कवियों के लिए, मैं अपने श्रोताओं और अपनी पूरी टीम की ओर से मैं ताली बजाना चाहता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि आप ऐसी परिस्थितियों में भी कविता को जिंदा रखें। तो साथियों, आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह एक और नए और रोचक किस्से के साथ हम होंगे
और डॉक्टर कीर्ति काले जी होंगी और आप सभी भी होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम की ओर से प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी, उपाध्यक्ष मैं आपका मित्र और महासचिव भाई हरिप्रकाश पांडे जी, संरक्षक डॉक्टर चंद्रमोहन भगत जी, संगठन सचिव शुभ्रा जी और हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना बहुत ध्यान रखिए, कोरोना अभी गया नहीं है। अपने और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिएगा और अगले सप्ताह फिर से हमारा ये कार्यक्रम सुनने जरूर आइएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा, जितनी ज्यादा अधिक शेयर कर पाए, ताकि ये शिक्षाएं, ये सीख और ये किस्से सभी लोगों तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।